और रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद जो है चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। अगर मुझे इस तरह का कास्टिज्म और तमाम तरह की चीज़ें नहीं होती जी। सिस्टम में, तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। अगर उस समय आईपीएल आया होता और वास्तविकता में आईपीएल में भेदभाव ना होता और अवसर मिले होते, तो मैं आज एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता और शायद एज के अकॉर्डिंग तो अब रिटायरमेंट की तरफ होता। तो हमारी लड़ाई, एक एक शायरी है, मैंने पूरे चुनाव में कही है कि ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव कांटा हम ही से निकलेगा। क्यों हम साल 2 साल में कभी निर्भया पे, कभी हाथरस पे, या कभी कोलकाता की बेटी पे जागते हैं, हड़तालें होती हैं, तमाम चीजें, लेकिन सवाल ये है कि सरकारें बैठ के कर क्या रही हैं। तो फिर मैं अगर ऐसे लोगों को कमजोर ना कहूं और इससे भी कड़वे शब्दों से ना कहूं, डरपोक, निकम्मे, निठल्ले, बेगैरत लोग ना कहूं, तो क्या कहूं। चंद्रशेखर जी, जब आप पहली बारी पार्लियामेंट में जब आपकी एंट्री हुई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उस दिन की भावना याद है कि दिल में दिमाग में क्या गुजरा? राजनीति में जिस तरह से मैं राजनीति को समझ पाया हूं, जी। सच बात बताना अपराध है। तो वो बताओ जो सुन के लोगों को लगे कि नहीं, आप बहुत महान हैं, आप जो करते हैं वो बहुत ताकत से करते हैं, और आप हमेशा जो है पॉजिटिव रहते हैं, कभी आप डरते नहीं। तो अपने बारे में अच्छा अच्छा बताओ, लोग इसी को राजनीति समझते हैं। वो अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको बताना नहीं चाहते। आप कभी कंफ्यूज होते हैं या किसी प्रॉब्लम को महसूस करते हैं तो बताना चाहते हैं। मैं मुझसे झूठ बोलना नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था पार्लियामेंट में, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं पुराने पार्लियामेंट जाऊं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनमें हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुना, सुषमा स्वराज जी को भी सुना, बहुत एक बड़े दिग्गज नेता। मेरे हमेशा से फेवरेट जो है माननीय काशीराम साहब, माननीय बहन जी, और जिनको मैं गुरु के तौर पे भी काशीराम साहब की बात मानता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। आजकल मैं उन पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं उस पार्लियामेंट जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं 18वीं लोकसभा में आया, तो मैं जिस पार्लियामेंट में गया वो नई पार्लियामेंट। तो जिनको हम, क्योंकि हम जब इससे बाहर थे तो हम उनको देखते थे कि वो चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं, तर्क करते हैं, तमाम तरह के विवाद होते हुए देखते थे, कभी कभी जो है वेल में आना, सब चीजें। तो मेरे लिए वो सब नया था, क्योंकि मैं कभी किसी हाउस का मेंबर नहीं रहा हूँ। मैं गांव में प्रधान से लेकर किसी पद को, कोई चुनाव मैंने नहीं लड़ा। मैंने एक चुनाव लड़ा था असेंबली का, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और दूसरा चुनाव लड़ा ये पार्लियामेंट जी। तो मन में थोड़ा सा ये था कि भाई मेरे द्वारा संवैधानिक मर्यादा का, किसी मर्यादा का ऐसा ना हो कि पालन ना हो, या मेरा जो किरदार है और एज ए लॉयर जो है कोई मुझसे मिस्टेक ना हो। तो मुझे लगा कि आराम से पीछे बैठ के समझता हूँ, जरूरी नहीं कि सबसे आगे जाके बैठो। जब तक आपको चेयर अलॉट नहीं होती है, लोकेशन नहीं हो जाता वहां की कौन किस जगह पे बैठेगा, ये भी स्पीकर साहब उसको फाइनलाइज करते हैं। जब तक वो ना, तो कोई कहीं भी बैठ सकता है, इस खेमे में बैठ जाओ, उस खेमे में बैठ जाओ, कहीं भी आगे जाके बैठ जाओ। लेकिन मैं सबसे पीछे बैठ के देख रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे लोग काम करते हैं। और क्योंकि माँ के पेट से तो कोई नहीं सीखता, संघर्ष से सीखता है, तो मैं तो सीखने के लिए गया। कई दिन मैंने आराम से सीखा। और फिर जिस दिन जो है हमारे स्पीकर जो हैं, पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और स्पीकर साहब का जब हमारा चयन हुआ, उस दिन मैं पहली बार बोला। मन में थोड़ा सा संकोच था कि, क्योंकि तब तक मुझे संसदीय मर्यादाओं का भी बहुत सारा ज्ञान नहीं था, कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड जो है मेरे मुंह से ना निकल जाए, मुझे इस बात का भी वो था। क्योंकि हम तो सड़कों के लोग हैं, सड़क से लड़के आए हैं, सड़क पे संघर्ष करके आए हैं, वहां कोई पैमाना नहीं है, सीमा नहीं है। हाँ, क्योंकि वकील होने के नाते और एज ए लीडर मैं हमेशा ही जो है संवैधानिक बात रखता हूँ, लेकिन मुझे तब तक ये आइडिया नहीं था कि अनपार्लियामेंट्री कोई वर्ड ना हो। धीरे धीरे सीखा, आनंद आया। आपने कई बारी कहा है कि आप ना राइट के हैं ना लेफ्ट के हैं, Yes, आप बहुजन समाज के हैं। yes.
पार्लियामेंट के अंदर कभी अपने आप को अकेले महसूस करते हैं क्योंकि आप ना इस कैंप के हैं ना उस कैंप के हैं? देखिए, मैं मुद्दों आधारित राजनीति करता हूँ। हम्म, जिन मुद्दों पे हम लोग बोलते हैं और अब तक भी मैंने जिन विषयों पे बात रखी है वो आवाम से जुड़े हुए हैं। गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, महिलाएं, तमाम कर्मचारी, नौजवान, और उसमें मैंने जातियों का बैरियर भी नहीं रखा है। हम्म, आज तक मैंने जितनी बात रखी वो जनहित की बात रखी, व्यक्तिगत हित की कोई बात नहीं रखी, चाहे मैंने हम्म, एजुकेशन पे रखी हो, हेल्थ पे रखी हो, या किसी भी और समस्या पे रखी हो, या हम्म, खेल पे रखी हो, पहलवान बेटियों के समर्थन में रखी हो। तो अब मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने समझा है कि वहाँ रूल्स है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी बात रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई आपका समर्थन करे या नहीं करे, या बच्चा कितने अच्छे स्पीकर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां आपकी आवाज, इसकी मधुरता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, फर्क पड़ता है कि आप अपनी बात को कितनी जिम्मेदारी से और तथ्य के साथ रख रहे पर आइडियोलॉजिकली अपने आप को किस साइड के ज्यादा करीब मानते हैं? हैं। मैं किसी के करीब और किसी के दूर नहीं हूँ। मैं बहुजन समाज से आता हूँ। हम्म, मैं बहुजन समाज की ए टीम हूँ। बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा जो जिम्मेदारियां मेरी हैं, जो दायित्व मेरा है, उनको निर्वहन कर रहा हूँ। जो ड्यूटी मुझे समाज ने दी है उसको पूर्ण रूप से जो है समर्पण की भावना से पालन कर रहा हूँ। जब तक पार्लियामेंट में रहूंगा तब तक ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। हम्म। अगर आप एक तरफ एनडीए को देखें, बीजेपी को देखें, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को देखें, तो कौन सी पार्टी में बहुजन समाज अ, की हित के बारे में ज्यादा कंसर्न, ज्यादा नरमी नजर आती है? जब ये इसके लिए आपको कल का प्रोटेस्ट देखना चाहिए। मैंने देखा। आप बताइए कौन से दलों का समर्थन था उसमें। तो हमारी लड़ाई, एक एक शायरी है, मैंने पूरे चुनाव में कही है वो, हम्म, कि ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव कांटा हम ही से निकलेगा। लड़ाई हमारी, हमें ही लड़नी पड़ेगी। हमारा इतना बड़ा अधिकार, रिजर्वेशन, जिसके लिए शुरू से लड़ाई चली है, हम्म, जिसके लिए, जिसके ये समझिए हमारे लिए वो वही एक अवसर है आगे बढ़ने का, हमारे जीवन में परिवर्तन का। क्योंकि 400 रुपए की मजदूरी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम्म, 400 रुपए की मजदूरी करके आप अपना स्टेटस नहीं बदल सकते हैं। हम्म, 400 रुपए की मजदूरी करके आप सम्मान का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो सबसे ताकतवर हमारी जो है, जो जी, हमारे अवसर है, जब उस पर इतना बड़ा हमला हुआ तो सब लोग बैठ के आखिरी दिन तक तमाशा देखते रहे। जब हम लोग सड़कों पे आ गए और बड़े हजूम के साथ आ गए, तो सब लोगों को कुछ लोगों को लगा कि इसका समर्थन करना चाहिए। कुछ लोग की तो पार्टी की, तो मैंने ऐसी हालात देखी, वो हम्म, इतने कंफ्यूज थे कि उनके नेता नीचे समर्थन कर रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, और वो इधर उधर घूम रहे थे ये दिखाने के चक्कर में, जिससे वो ये स्पष्ट कर पाए कि वो दलितों के हितैषी हैं। हम्म, मैं ये मानता हूँ राजनीति में आपको स्टैंड लेना चाहिए। जिस दिन ये बंद और तमाम सब चीजों पे मैंने पहले दिन अपनी बात रखी, तो मैंने कहा था कि जब तक मैं चीजों की गंभीरता को न जांच लूं, समाज के समर्थन को न जांच लूं, हम्म, और फिर मेरे कंधों पर जिम्मेदारी समाज को नुकसान ना हो जाए, तब तक मैं कोई कदम आगे नहीं बढ़ाऊं। जब मैंने महसूस किया कि समाज समर्थन करने के लिए तैयार है, और नीचे से हम लोग डिस्ट्रिक्ट से हमें रिपोर्ट मिलने लगी कि हमें इसको, अभी समाज निकल रहा है तो हमें संरक्षण भी करना है और इसको लीड करना है, अदरवाइज कोई नुकसान हो सकता है। हम्म, फिर हमने उसकी कमान अपने हाथ में संभाली। हम्म, और आप देखिए कल कितना अच्छा बंद हुआ। कई जगहों पर हिंसा का सामना भी, पुलिस जो है, जो सरकार के सारे पे करना चाहती थी, उकसाना चाहती थी, हमारे लोग उकसे तो नहीं, मगर हमारे लोगों की पीठों पे लाठियां पड़ी। ये बिहार में भी हुआ, कई हम्म, जगह जहानाबाद में हुआ, जी, ये पटना में हुआ, ये जो है यहाँ छतरपुर में हुआ। कई अधिकारी जो हैं वो बेलगाम होकर उन्होंने लाठियों से पीटने का काम किया। हम किसी को भूलने वाले नहीं, हम्म, हम सब याद रखेंगे उन सरकारों को भी जिन्होंने हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़वाई, हम्म। और उन अधिकारियों को भी जिन्होंने हमारे बच्चों की पीठ पर लाठियां मारने का काम किया। हम किसी को नहीं भूलेंगे। समय का इंतजार है, जब समय बदलेगा तब हम उनसे सूझ समेत हिसाब करेंगे। आपने बहुजन समाज की बात की। माना जाता है कि आपकी इस जीत के बाद आपने मायावती जी को एक तरह से पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर दिया है। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत बारी कहा है कि आप मायावती जी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप किस रूप से उनको देखते हैं? आप उनको अपना लीडर तो नहीं मानते, तो आप उनको किस रूप से देखते हैं? आपको पत्रकारिता करते कितना समय हो गया? 30 साल। 30 साल में आपने 2014 से पहले कभी आपने सुना कि कमजोर वर्गों के लोगों ने कोई बंद बुलाया? हुँ, 14 का मतलब 10 साल, तो ये मैं माइनस करता हूँ, 20 साल, पिछले 20 साल में मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी आपने सुना कि कमजोर वर्गों के लोगों ने कोई बंद बुलाया हो हुँ, भारत में? नहीं। नहीं सुना। हुँ, हुँ, 2014 में भीम आर्मी को हम लोगों ने शुरू किया, और हुँ, समाज में वो जो युवा है, जो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई हुँ, से परेशान है, हुँ, सिस्टम से परेशान है, सरकारों की पॉलिसी से परेशान है, उस युवा को हमने कैडराइज किया और तैयार किया संघर्ष करने के लिए। और ये
अब ये पिछला तीसरा चौथा मौका है जब हमने भारत बंद बुलाया, उसको हमने सफल भी करा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा बंद हुआ था, जिसमें क्योंकि वो उसमें नेतृत्व तो नहीं था, मैं भी जेल में था, तो 14 लोगों की शहीदी हमारी हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा, सरकार को जो है अध्यादेश लाके जो है कानून बना के उसको जो है पुनः जो स्थापित करना पड़ा। फिर उसके बाद 2 बार हमने और बंद बुलाया और एक कल का बंद था। ये इस बात का उदाहरण है कि राजनीति बदल गई। और आप कह रहे हैं कि मायावती जी राजनीति के साथ बदल नहीं पाई। और देखो वो बड़ी हैं, वो हमारी लीडर हैं। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वो हमारी लीडर हैं, लीडर थी और लीडर रहेंगी। जिस तरह से एक बेटा अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करता है, उसी तरह से बहुजन समाज का बेटा होने के नाते मैं उनका बड़े होने के नाते दिल से सम्मान करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। और उनके खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोलेगा तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, तो क्या क्योंकि होता उन्होंने है कि बहुत मेहनत की है। मैं लेकिन मानती हूँ, लेकिन लेकिन एक हर चीज का एक समय होता है। आज उनको क्यों, उनको भी बंद का समर्थन करना पड़ा, इसका कारण को समझिए। क्योंकि अब माहौल बदल गया। अब अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अब अधिकारों के को सिर्फ ट्वीट करने से नहीं मिलते हैं। अब अधिकारों के लिए सिर्फ ये नहीं कि इंतजार किया जाए, अब अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये राजनीति पिछले 10 साल में हम लोगों ने बदली। जो लोग हम पे, जो दल हम पे आरोप लगाते थे कि भाई ये लोग सड़कों पे आते, सड़कों, आज उनको सड़कों पे आना पड़ा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अब सरकारें जो हैं वो उस तरह की नहीं रही जो सुनती हूँ। अब पार्लियामेंट में कई कई बातों का वो असर नहीं रहा है। अब असल असर जो है वो सड़क से होता है। जैसे किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया तो वो प्राइम मिनिस्टर को झुकना पड़ा। जैसे एनआरसी का समय आया था तो एनआरसी में एक आंदोलन चला तो सरकारों को पीछे हटना पड़ा। ऐसे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो सरकारों को पीछे हटना। तो और डॉक्टर, अब अभी हाँ, डॉक्टर का आंदोलन चल रहा है। यस, अब ये तानाशाही जैसी सरकारें हो गई हैं जो अपने फैसले को बदलना नहीं चाहती, तो जनता को सड़कों पर आकर बदलवाना पड़ता है। तो इसलिए बहन जी ने अपने जीवन में बहुत काम किया, लेकिन अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। आपने कहा जैसे एक बेटा अपनी माँ की तरफ या अपने पिताजी की तरफ एक एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन दुनिया बदलती है, ज़माना बदलता है, हर जनरेशन एक नयापन लाती है। लेकिन कई बारी बेटे और माँ के बीच में तनाव भी हो जाता है, आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है और कई बारी निराशा भी हो जाती है। क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए आपको मायावती जी की राजनीति से, पर्सनली नहीं, राजनीति से एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक निराशा है? आपको लगता है कि वो कहीं डर गई, नहीं, बीजेपी से डर गई? नहीं, नहीं, वो डर नहीं सकती है। मैं उनको जानता हूँ। जी। हमने बचपन से, मेरे पिताजी इस आंदोलन में थे, वो बामसेफ के मेंबर थे क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे। हमारे खून में जो है नीला रंग जो है, ये आंदोलन बहता है। बहुजन आंदोलन जो है, अपने महापुरुषों की विचारधारा, वो डर नहीं सकती। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने एक समय तक सेवा की। जैसे आपको इस पत्रकारिता को करते हुए आपने कहा 30 साल का अनुभव आपके साथ जी। है, तो एक एज तक आप इसको उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिर आप फील्ड में नहीं जा पाएंगी। फिर आप मैं तो कोशिश करूंगी कि हाँ, मैं 100 इयर्स तक फील्ड में जाऊं। अच्छी बात है, हाँ, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। जी। अब फील्ड का काम कैसा, कई बार कोहनी लग जाती है, कई बार जो है करेक्ट। गर्मी होती है, तो उसमें से एक एक समय होता है जब एक चीज निर्माण होती है, इसकी इसकी एक उम्र होती है, एक उसकी ऊंचाई होती है। जैसे बीजेपी को हमने पिछली बार कहा था कि जो हाइक बीजेपी ने प्राप्त कर लिया अब दोबारा नहीं कर पाएगी। उन्होंने इस बार 400 की बात की तो गई तो नहीं ना 400। जो ऊंचाई बीजेपी ने पिछली बार प्राप्त की थी वो आखिरी ऊंचाई थी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता था उनको बहुमत। अब वो डाउन जा रहे हैं, अगली बार इससे भी डाउन जाएंगे। तो क्या मेरा कहना, मायावती की राजनीति खत्म है? देखिए 14 में उनको 0 सीट आई, जी। तब मैं पॉलिटिकली उस तरह से काम नहीं करता था पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तब तक हम लोग उनको वोट करते। 17 में उनको 17-18 सीटें आई, तब भी हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं था। 19 में भी हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं था, तब उनको 10 सीटें वो भी अलायंस करके समाजवादी और उनको आरएलडी को आई। फिर 22 में उनको 1 सीट आई, तब हम पहली बार लड़े और हम बहुत कम सीटों पर लड़े। बाकी सीटें हमने उनके लिए खुले छोड़ दी। इस बार भी हम 2 सीटों पर लड़े उत्तर प्रदेश जी। में। 78 सीटें हमने उनके लिए ओपन छोड़ी कि भाई आप 78 सीटों पर रिजल्ट लेके आओ। जी। कोई हमसे ये ना कहे कि भाई चंद्रशेखर खड़े हुए थे इस वजह से हार गए। तो आप देखो कि उनको कितना कम वोट मिला, उनका वोटिंग परसेंट डाउन हो गया। तो यानी कि समाज का भरोसा कम हुआ है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना, जिस तरह से एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी अटल जी जैसे प्राइम मिनिस्टर थे जो इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि जब मुझे परेशानी, मैं बीमार हुआ तो राजीव गांधी जी ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि आपको किडनी की दिक्कत है, तो मुझे एक डेलीगेशन के साथ भेजा। तो मतलब उस समय की जो राजनीति थी ना, वो विचारों की राजनीति थी, वो देश को आगे बढ़ाने। अब क्या है, सरकारों के खिलाफ कोई बोल देगा तो मुकदमा, जेल, झूठे तमाम तरह के षड्यंत्र, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरह की पॉलिसियां। तो अब जो राजनीति है उसको उस हालात में लड़ने के लिए उस तरह की सोच के साथ और इतनी दृढ़ संकल्प की जरूरत है। इस वजह से मैं कहता हूं कि अब जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार की लीडर, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो सीधा हमला करते हैं
अब देखिए हम पे 4-4 गोलियां चली, वो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डलवाते हैं, वो उनके एनकाउंटर पॉलिसी होती है, उनके यहाँ बुलडोजर पॉलिसी होती है, जैसे सेंटर में जो लोग बैठे हैं वो सुनते नहीं है किसी की। तो अब जो है मेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो जान की बाजी लगा दे लेकिन अपने समाज का सम्मान ना कमजोर पड़ने दे, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार, जिनको कुछ किसी चीज को खोने का डर ना हो। अब मेरे पीछे क्या है जिसको आप मुझसे छीन लोगे? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, नथिंग टू लूज। यस। तो हम पे खोने कुछ है ही नहीं जिसके लिए बीजेपी हमें डरा के या कुछ इस तरह की वो कर दे, तो हम बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार है। तो मायावती जी के पास क्या है टू लूज? क्योंकि मैंने कहा वो जो पॉलिसी से राजनीति कर रही थी वो एक लंबा समय उसमें हो गया डू है। यू थिंक ऑफ क्या बीजेपी ने अपना चरित्र नहीं बदला? आपको मैं याद दिलाता हूँ, हाँ ये वो बीजेपी है जिसको कहा जाता है कि प्रकाश की पार्टी। आज उनमें ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है जिसके बड़े गुणगान होते हैं। वो जाति की राजनीति कभी नहीं करते थे, उनका जो संगठन था आरएसएस वो कहता था कि हम सब हिंदू हैं। लेकिन अब क्या है, पिछली बार 19 के चुनाव से पहले उन्होंने जो है मंत्रालय में बदलाव किया, तो कहा शेड्यूल कास्ट के इतने मिनिस्टर बनाए, बैकवर्ड के इतने मिनिस्टर बनाए, फिर उन्होंने राष्ट्रपति का जब हुआ शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति बना दिया, फिर उन्होंने कितना प्रचार किया हमने शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल ट्राइब की जो है राष्ट्रपति बना दी। अब भी तमाम तरह से देखिए हारने के बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि अब बीजेपी ने अपना चरित्र बदला, उनको समझ आया कि जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, अगर आप उनके लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, भले ही उनका काम करो ना करो, जी। पावर दो ना दो, लेकिन अगर उनके मखौटे बना के नहीं खड़े करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी। तो बीजेपी ने बदला, इनको बदलना चाहता, ये लोग नहीं बदल पाए, ये लोग दूसरे ढर्रे पे चले गए, तो फिर उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, लोगों का मनोबल गिर गया, इन्होंने विचारों से बदलाव कर लिया। अब आजाद समाज पार्टी उन्हीं विचारों को लेकर काम कर रही है और समाज का बहुत बड़ा समर्थन उनके साथ आगे बढ़ रहा है। क्या ये कहना सही होगा कि आजाद समाज पार्टी दलित पॉलिटिक्स का फ्यूचर है? प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी नहीं, है। बीएसपी खत्म। ये झूठ है। क्यों? आजाद समाज पार्टी सिर्फ दलित समाज का जो है फ्यूचर नहीं है। आजाद समाज पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, किसान, महिलाएं, नौजवान, तमाम उन वर्गों का जो संविधान को समझते हैं, संविधान की मान्यताओं के साथ खड़े हैं, संविधान के उद्देश्यों के साथ खड़े हैं, आजाद समाज पार्टी उन सबका फ्यूचर है। और उनका फ्यूचर है जो पैसे वाले नहीं है लेकिन संघर्षशील हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, काम करना चाहते हैं, जिनके पास विचार है, जिनके पास संघर्ष है, ये उनका फ्यूचर है। हाँ, यहाँ परिवारवाद और तमाम तरह की चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जमीन से आकर आगे निकल के आए लोगों को यहाँ अवसर मिलेंगे और उनके जरिए जो है देश में ईमानदारी की राजनीति, वो वाली ईमानदारी नहीं जिसकी बात आम आदमी पार्टी करते हैं, वो वाली ईमानदारी, जिस ईमानदारी से एक लक्ष्य बना के हम लोग अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को भी सुविधा, सम्मान और उसके जीवन में बेहतराई ला सकते हैं, उस राजनीति को हम लोग तो कामयाब करने का, आप ये नहीं चाहते कि कामयाब करने के लिए हम लोग आपको राजनीति एक तरह से जिसको कहते हैं ना बॉक्स किया जाए कि आप सिर्फ दलितों के लीडर हैं। आपको याद है मैं एनआरसी में नॉन मुस्लिम अकेला आदमी हूँ जिसने 28-29 दिन जेल काटी, जिसने पीठ पे लाठियां खाई, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसको जो है जिसके 8-8 दांत तोड़ दिए गए, मैं अकेला शख्स हूँ। और कोई नॉन मुस्लिम कोई आदमी नहीं था जो जेल गया, जिसने आगे बढ़ के जो है जेल जाना स्वीकार किया लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया आंदोलन से, जिसने देश भर में घूम घूम के लोगों को जगाने का काम किया। और ये जो यहाँ से हमारे यहाँ शुरू हुआ था साइन बाग, इस तरह के बाग बनाने का बहुत सारे काम किया। मैं अकेला आदमी हूँ जो किसानों के लिए लगातार जो है जब भी उनका बंद बुलाएगा तब तक संघर्ष करता रहा, किसानों की लड़ाई में खड़ा रहा। मैं अकेला आदमी 49 शिक्षक भर्ती का मामला लखनऊ का, जिसमें 5 दिन बैठ रहा, जिसमें सफलता मिलने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। या देश में कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ जुल्म हुआ, उसकी आवाज जाके मैंने उठाने का काम किया। मैं अकेला आदमी ऐसा हूं जिसने पहलवान बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, और पार्लियामेंट में भी जब पहलवान बेटियों के साथ अभी मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो मजबूती से उनकी आवाज उठाई। मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जिसने हमेशा मंडल कमीशन से लेकर पिछड़े वर्ग की हर मांगों के साथ खड़े होने का काम किया। मैं अकेला आदमी जिसने निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए बात की। मैं अकेला आदमी जिसने आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की बात जो है, जो नहीं करते लोग, उसकी बात की, उनके उनकी हिस्सेदारी, उनके क्षेत्रों में रोजगार और तमाम तरह की चीजों की बात की। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी को एक बॉक्स में नहीं बंद कर सकते आप, सिर्फ अपनी दलित बॉक्स में। आजाद समाज पार्टी को सब लोग जो हैं उम्मीद और आशा की निगाह से देख रहे हैं और आजाद समाज पार्टी उस पर काम भी कर रही है। जी, ये जो कोशिश है संविधान के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना, सारे वर्गों को के लोगों की हित के बारे में बात करना, ये कोशिश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी की। उन्होंने एक पीडीए का फॉर्मूला रखा, राइट? उनकी राजनीति, वो तो कहेंगे आपसे भी मिलती जुलती है, आप क्या कहें? देखिए, वो भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया, उन्होंने बदलाव किया, लेकिन दोनों का मकसद राजनीतिक, दोनों का मतलब चेंज नहीं। आपका क्या मकसद है? मैं बताऊंगा।
दोनों का मकसद जो है, अब मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। जी। रिजर्वेशन पे मैंने आपको बता दिया, हम्म। लेकिन बिहार में शेड्यूल कास्ट की एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ। हम्म। बहुत जो है जी। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन शायद एक सिंगल शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। यानी कि अगर हमारी अस्मिता पे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे बात आती है, तो भी किसी को तकलीफ नहीं होती है। रोज शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ये किसी के लिए मुद्दा नहीं है। कास्ट एट्रोसिटी किसी के लिए मुद्दा नहीं है। तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, आप ये क्यों कहते हैं? कास्ट इज सेंट्रल टू द ऑपोजिशन पॉलिटिक्स टुडे। अब कितना पर है। पॉलिटिक्स, यस पॉलिटिक्स है, मैं वो भी मैं वही कह मानती रहा हूँ, हूं। पॉलिटिक्स है, आप लेकिन वो आपने सेंट्रल है। आपने खुद इस बात को मोहर लगाई, जी। जिस बात को मैंने कहा कि उनके जो नारे हैं जी। वो राजनीतिक हैं, यस। चेंज के नहीं है। और हमारा जो काम है जी। वो चेंज के लिए। हम्म। हमारा जो काम है वो सिलेक्टिव नहीं है। हमारा जो काम है वो जनता के हितों के लिए, और हम चेंज चाहते हैं। हम्म। वो लोग नारे देके वोट को संगठित करके राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। इन नारों के पीछे सच्चाई कितनी है, ये तब आप इसको देखना हो तो उनके कार्यकाल को देखिए, हम्म। कि जब जब उनको सरकारें चलाने का मौका मिला है, तो उन्होंने किस वर्ग के लिए क्या क्या किया और किस वर्ग को बिल्कुल हाथ से पे ले जाने का काम किया। ये देख के आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैं ये समझता हूं, जब आदमी विपक्ष में रहता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें है, जब सत्ता में आता है हम्म। तब उसका असली टेस्ट होता है। तो जिन दलों की बात आप करें, उनका टेस्ट हो चुका है, और उनके टेस्ट का क्या सच है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम्म। अब उनको हरियाणा में जाके इलेक्शन लड़ना है, अब उनको जम्मू में जाके इलेक्शन लड़ना है। वहां के शेड्यूल कास्ट का किस तरह सामना करेंगे, क्या उनको कहेंगे, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। कि जब उनके अधिकारों पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है, तो वो लोग कहाँ हैं हम्म। जो लोग संविधान और आरक्षण को बचाने की बात करते थे, जिन्होंने इसके नाम पे चुनाव लड़ा। जी। प्रियंका गांधी जी। से आपके अच्छे रिश्ते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले आप अस्पताल में थे, वो आपको मिलने आई और वो बाहर आके उन्होंने बोला कि उनकी जो जोश, उनमें जो एक जोश है, एक एनर्जी है, मैं उसको एडमायर करती हूँ। राहुल गांधी ने भी संविधान की बहुत बड़ी बात की, बल्कि वो तो संसद पहुंच के कैरिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा लग रहा था कि शायद आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कांग्रेस सपा इंडिया अलायंस के साथ। आपने कोशिश भी की, क्या यस। हुआ? क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जवाब बहुत है मुझे लगता है। मतलब यू हैव द लास्ट लाफ। मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ कहावत है कि रात गई बात गई। हाँ। जो चीज बीत गई उस पर ज्यादा चर्चा करके कोई फायदा नहीं। प्रियंका जी, हमेशा मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनको बहन मानता हूँ। उन्होंने बुरे समय में जब भी मैं परेशान हुआ, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पॉलिटिकली हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित है। एक दिन मेरी जब उनकी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने नाम लेके एक आदमी कहा कि वो मेरे बॉस हैं, और मैं उनसे पूछे बगैर कुछ कोई निर्णय नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है। तो रिश्ते में हमारे बहुत से रिश्ते हैं, मैं उनको बड़ी बहन मानता हूँ। लेकिन पॉलिटिकली वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, और चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी बीमार में प्रति समर्पित और राहुल गांधी? है। वो अपनी पार्टी के लिए काम करे, मेरी पार्टी के लिए तो काम नहीं कर क्या रहे हैं। सोच है आपकी उनके बारे में? क्योंकि उन्होंने भी संविधान को कैंपेन में तो बहुत एक दर्जा दिया था। कर्नाटका में उनकी सरकार है, जी। तेलंगाना में उनकी सरकार है। हम्म। अभी तक शायद जातिगत जनगणना वहां शुरू नहीं हुई है, कास्ट सेंसस। ये जो जी। सबसे बड़ा मुद्दा था। और स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा हम्म। कर्नाटका गवर्नमेंट पे था, उस पैसे को उन्होंने, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए था, उसको उन्होंने अपनी घोषणाओं को पूरा करने में लगा दिया। और उसकी एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसके आंकड़े मैंने जो है ट्वीट करके भी दिए थे, जी। इतने लाख करोड़ रुपए। तो ये सब इतना उदाहरण बहुत है। उसके बाद उनको जवाब देना है, मुझे नहीं जवाब देना है। अगर मैंने कोई फॉल्स आर्गुमेंट किया हो, या मैंने कोई फॉल्स जो है डिटेल दी हो, तो वो मुझे कोर्ट में मेरे सामने आमना सामना कर सकते हैं। एक मायावती। बहुत बड़ी अमाउंट को उन्होंने जो है, जी। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, उनकी तरक्की के लिए थी, उनके लिए योजना बनाने के लिए थी, उनको अवसर देने के लिए थी, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए, उसको उन्होंने अपनी गारंटी वाली योजनाओं में लागू कर दिया। ये हम्म। एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो इन वर्गों के प्रति कितने चिंतित हैं। संविधान, आरक्षण और जातिगत जनगणना, तमाम चीजों के प्रति कितने जो हैं वो चिंतित हैं। ये इतना बहुत है मुझे उनके बारे में बताने। क्या आप अपने आप को दोनों ही साइड्स का आलोचक मानते हैं, क्रिटिक मानते हैं, बीजेपी एंड? मेरे पास इतना समय कहाँ, आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया।
नहीं, मैं वैसे पूछ मैं रही हूँ कि आगे आगे नहीं अपनी नहीं राजनीति किस तरह से देखते और मैं हैं? इन पर समय भी नहीं खर्च करना चाहता। मैं ठीक अपना है। काम कर रहा हूँ आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, सब अपने अपने लिए अच्छे हैं, अपनी पार्टियों के लिए अच्छे हैं। अपनी बात करिए, जेल में जो समय आपने बिताया, हाँ, किस तरह से उसने आपको बदला? देखिए समय बिताने से नहीं बदलाना है, हम्म। जो मैंने वहां प्रैक्टिकली देखा, हम्म। सहा, हम्म। फील किया, और फिर जो मैंने पढ़ा, उसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जिस दिन मैं जेल गया, उस दिन से पहले जो लोग मुझे जानते थे, वो मेरे बारे में उस तरह से सोचते थे जिस तरह का मैं था। लेकिन जिस दिन से मैं जेल से निकला 16 महीने बाद, तो मैंने जो सीखा और जिस तरह का चेंज मैंने महसूस किया कि होना चाहिए, उसको मैंने फिर लागू किया अपनी चीजों। थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। हमारे महान पुरुषों ने हमें यहाँ कुर्सी पे बिठाने के लिए बहुत तमाम तरह के संघर्ष किए हैं, बलिदान दिए। हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करें, उस कारवा को आगे बढ़ाएं। जैसे एक पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना बेटे की जिम्मेदारी होती है, तो पिता के भी पिता का है, या कहिए कि राष्ट्रपिता के सपनों को पूरा करना भी देश के हर एक नागरिक की और हम्म। समाज में पैदा हुए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने उनके द्वारा किए गए संघर्ष का फल भोगा है। आज अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बनते, और रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद जो है चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। तो इस इन सब चीजों का देखिए, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कब मिलेगा? जब आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब आपको अवसर मिलेगा। जैसे मैंने एक दिन इंटरव्यू में भी कहा, मैं आपके यहाँ भी कह रहा हूं, मैं अगर मुझे इस तरह का कास्टिज्म और तमाम तरह की चीजें नहीं होती जी। सिस्टम में, तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। हम्म। अगर उस समय आईपीएल आया होता और वास्तविकता में आईपीएल में भेदभाव ना होता और अवसर मिले होते, तो मैं आज एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता, और शायद एज के अकॉर्डिंग तो अब रिटायरमेंट की तरफ होता। लेकिन ना हमें उस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, ना उस तरह के अवसर मिले, और गांव की प्रतिभा गांव तक ही सीमित रह गई, और अवसर ना मिलने के कारण जो है, जो हमने सीखा था, जी। जिसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिलता, हमें मिलता, बहुत सारे आने वाले लोगों को मिलता, नए अवसर पैदा होते, वो सब जीरो होकर रह गया। क्योंकि पर आपका सपना था क्रिकेट यस, खेलने का। आज भी मैं खेलता हूँ, लेकिन अब तो मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी में इतनी चोट है जी। कि जिस दिन मैं खेल लेता हूँ, अगले उस चोट में भी एक कहानी है, बताइए ना। क्या करेंगे दर्द जान के। हमारे यहाँ कहते हैं कि जख्म ज्यादा दिखाने से हवा लग जाती है, तो जख्म जितने छिप रहे हैं उतना अच्छा है। मैं संपैथिक पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, इसलिए जख्मों को छिपा के रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने जेलों से बहुत कुछ सीखा। हम्म। तिहाड़ भारत की सबसे बड़ी जेल है, हम्म। मैंने वो 2 बार काटी। दोनों बार अपने, मेरा कोई अपना निजी विषय नहीं था। मेरे पे जो मुकदमे, मेरे इनमें से एक भी आप चेक करा लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है सब, उनमें से एक भी मेरा पर्सनल नहीं है, सब समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैंने जो लाठियां खाई हैं, 250-250 लाठियां एक बार में, इनमें से कोई भी मेरे अपने मुकदमे में नहीं है, पर्सनल नहीं है कि मैंने किसी को बेका। सब समाज हितों की लड़ाई लड़ते हैं, और मैंने जो 4-4 गोली खाई, इनमें मेरा कुछ पर्सनल नहीं, ये भी मैंने समाज हितों की लड़ाई लड़ते हुए खाई, सिर्फ अपने उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैं लड़ता हूँ। हम्म। आपने अपने पिताजी की बात की। यस, इन मेनी वेज आपकी जो पॉलिटिक्स है उन्होंने शेप की। वो एक उनका बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने कास्टिज्म एक्सपीरियंस यस, भी किया। यस, और शायद मैंने कहीं पढ़ा कि वो स्कूल के एक हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, और जाति का नाम लेके उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी तो वो जात है, उनकी तो वो जात है। और आपकी जो एक तरह से चाइल्डहुड ईयर्स थे, यू ग्रू अप हियरिंग दैट। वो एक्सपीरियंस ने आपको किस तरह से शेप? देखो, पिताजी के साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ। ये सैटरडे के बाद संडे आता है, जी। और संडे को छुट्टी होती थी स्कूल की, जी। तो लगता था कि आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था घर में, हम्म। 4 बजे मूवी आएगी, 11 बजे कुछ सीरियल आएगा, तो कुछ देखने का मौका मिलेगा। कभी क्रिकेट मैच आते थे, जब दूरदर्शन के बाद एक मेट्रो चैनल के नाम से भी शायद एक चैनल आया था, हम्म। उसमें भी पिक्चर्स आती थी, तो संडे का दिन ऐसा होता था। लेकिन संडे के दिन पिताजी, जो बराबर में खेत है उसमें काम करने के लिए हम लोग को इनवाइट कर देते थे कि वे आ जाओ काम करेंगे, सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लिया जाए, हम्म। तो कुछ मनोरंजन का साधन होगा, कुछ देखने को मिलेगा, या हम्म। क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। तो वो पीरियड जब छूटता था, बड़ी तकलीफ होती थी।
क्योंकि वो जो वही समय था, उसी समय पिताजी काम के लिए इनवाइट कर देते थे खेत के लिए। तो उस समय ऐसा फील होता था कि भाई पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, पिताजी तो नौकरी करते हैं, तो वो खुद छुट्टी नहीं रखते ना हमारी रखते हैं। तो समझ आता था कि उनको भविष्य की चिंता थी हमारी। तो अक्सर अब क्योंकि देश में जाति है, तो जाति जाति भी नहीं है। हम काम तो बहुजन समाज के लिए करते हैं, लेकिन मैंने खुद से महसूस किया कि शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी जातियां जिनको अपमान को सीमा से परे जाके सहना पड़ा है। जैसे अक्सर मैं महसूस करता था कि मेरे पिताजी एक वर्ड का बार बार यूज करते थे, चमार। जैसे कुछ टीचर्स वहां और रहने वाले वो छुट्टी मनाते, सुबह समय घूमने जाते थे, हम वहाँ काम कर रहे होते थे, तो पिताजी से कहते भाई गुरु जी, मास्टर जी आज तो छुट्टी मना लो। तो कहते गुरु जी अगर चमार काम नहीं करेगा तो करे कैसे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। 6 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना कोई छोटी काम नहीं, जब उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना हो, उनके भविष्य को शेप देने के लिए कुछ पैसा जुटाना हो। तो मैं सोचता था कि पिताजी बार बार इस वर्ड को क्यों कहते हैं। जब मैंने खुद सहा कॉलेज में, और जब मैं बीमारी के समय उनके साथ रहा, तो मुझसे वो कहते थे इस बात को। मैं उनसे एक दिन मैंने उनसे पूछा भी ऐसा क्यों कहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी बन जाओ, जब तक इस देश में जाति वो जाने वाली नहीं है। आपके सामने लोग नहीं कहते, लेकिन आपके पीछे जरूर कहते हैं। जिन लोगों ने व्यवस्था के आधार पर हमें बहुत कमजोर देखा है और हमें अवसर नहीं मिलने दिया, या हमें हमारे जीवन को बहुत बदहाल देता देखा है, आज जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक उनको जो है, उनके मन में ये बातें आती भी हैं, आगे सामने से पीछे से आती हैं कि भाई आज ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इतना बटा हुआ है समाज, तो खुश नहीं। तो इसलिए वो मुझसे बार बार चर्चा करते थे, अपने बारे में बताते थे कि जब स्कूल टाइम में वो टीचर भी थे, तब भी उनको किस तरह से कास्ट के जो है, वो कास्ट का जो है एक ये डिस्क्रिमिनेशन का सामना उनको करना पड़ा जब आपने स्कूल भी में। किया? तो कहाँ, कई बार जब हमारे टीचर से मुंह पे कह देते थे कि आप हम सिर्फ वजीफा लेने आते हैं, जाति का नाम ले, अनाज लेने आते हैं, जबकि हम, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से ना हमें स्कूल की वर्दी मिलती थी, ना हमें अनाज मिलता था, ना स्कॉलरशिप मिलती थी। तीनों चीजें नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। वो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता था नौकरी में होने की वजह से। फिर भी हमें ये सुनना पड़ता था कि भाई हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ अनाज लेने आए हैं, वजीफा लेने आए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी देश के लोगों की साइकोलॉजी नहीं बदली है उस तरह से। धीरे धीरे बदलेगी, जब कमजोर वर्ग के लोग थोड़े पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब बदलेगी। रावण का नाम कैसे जुड़ा आपके साथ? ये आप तो नहीं, मगर बहुत सारे आप जैसे मीडिया के लोगों ने किया। कैसा लगता है आपको वो नाम, क्योंकि आपने कैंपेन में यूज नहीं किया? मैंने तो बहुत दिन पहले उसको छोड़ दिया? डिनाई कर दिया था। थोड़ा बताइए क्यों? आपको लगा पोलराइजिंग है? मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया सेल है वो उसका फायदा चुनाव के समय उठाएगी, फिर मैंने उसको डिनाई कर दिया। हर कलेक्टर के अपने अपने वो होते हैं। जी। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं, जब तक राम रहीम जी पे जो है, और मैं उनको जी कह रहा हाँ, हूँ, मैं इसलिए वही कह बोलने रहा हूँ। वाली थी कि उनको हम जी क्यों कह रहे हैं? वो जेल में है हाँ, रेप यस 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 चार्जेस पे, यस तो यस उनको यस। जी कहना थोड़ा अजीब ही लगता तो नहीं, है। फिर भी मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, हम्म। क्योंकि तो मैंने नहीं, उनको कोर्ट ने गिल्टी किया है। हम्म। कोर्ट में उनको गिल्टी जी। जो किया पर गया है। वो पैरोल पे ही निकलते रहते हाँ हैं बाहर। हाँ, ठीक है, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होता, तो उनको पैरोल हम्म। मिलती रहती। हम्म। तो राम रहीम हो या आसाराम हो, जी। तो इनके नामों में राम है, जी। रहीम भी है। क्या उनके कर्म राम जैसे हैं? जब तक उनकी सच्चाई सामने लोगों के नहीं आई थी, तब तक वो, मैंने प्राइम मिनिस्टर को वहां देखा वर्तमान के, इनसे पूर्व कहीं प्राइम मिनिस्टर को देखा हाथ जोड़े खड़े हुए गुरु जी की जय जयकार करते हैं। आज वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो जेलों में है। अभी तो उनको भी पैरोल मिली है। हम्म। तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि नाम से कुछ होता नहीं है। नाम तो आपको विरासत में मिलता है। असल नाम वो होता है जो आप कमाते हैं, जो आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखते हैं, या आप अपने काम से अपने लोगों के दिलों में अपने काम से जगह बनाते हैं, वो होता है असल नाम। हम्म। तो मुझे नाम की नहीं, मुझे काम की चिंता है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, कौन सी गोली कहाँ से आके मेरा शिकार करेगी, लेकिन जितना मेरे पास वक्त है, मैं उस वक्त में लोगों को जागरूक करना चाहता अंत में मैं पूछना चाहती हूँ, आपने गोलियों की बात की, गोलियां यू हैव बीन शॉट एट ऑल्सो, जैसे कि आपने कहा, पर आपने शुरू में ये भी एक बात कही कि अब मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, हूँ। जो मैं सड़क पे कह सकता हूँ, मैं संसद के अंदर नहीं कह सकता, मुझे सोचना पड़ता है। क्या आपकी राजनीति भी बदलनी होगी, क्योंकि अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं? जब आपके बारे में बात किया जाता था भीम आर्मी, यू वर कंसिडर्ड नॉट जस्ट अ स्ट्रीट फाइटर,
अब क्या स्ट्रीट फाइटर को इवॉल्व करना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको? जैसे आपने कहा मायावती अपनी राजनीति नहीं बदल पाई, आपको भी क्या अपनी राजनीति थोड़ी मैं बदलनी मुझे पड़ेगी? कुछ नहीं बदलना है। बताइए क्यों? इसलिए नहीं बदलना है कि जब मैं सड़क पर था तो भी संवैधानिक मर्यादा का पालन करता था। हम्म, एज ए लॉयर मैं चीजों को समझता हूँ, कानून को समझता हूँ, अपने अधिकारों को समझता हूँ, अपनी ड्यूटियों को समझता, कर्तव्यों को समझता हूँ। और अब भी मैं जो है, मैंने कहा ना, एक है कुछ वर्ड जो हैं वो अनपार्लियामेंट्री हैं। आप मुंह से कहें बाद में माफी मांगे, उससे अच्छा ये है कि आप ना ही कहें। जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब मैं वहां गया तो मुझे सोचना पड़ा कि भाई मुझसे, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा हम्म, संसदीय मर्यादा का पालन करूं, लेकिन जी। कभी कभी कुछ मर्यादाएं लांघनी भी पड़ती हैं जब बात अपने लोगों के हितों की रक्षा की हम्म, जाती है। जब मुझे पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा हम्म, और जानबूझ के मुझे जो है रोका जाएगा बोलने से, तो फिर मुझे लगता है कुछ सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में भी जाके अपनी आवाज को नहीं उठा सकते तो फिर हम पार्लियामेंट में क्यों? ऐसा लग रहा है कि आपको रोका जा रहा है? यस यस यस, हुआ तो मैंने फिर उसका विरोध भी दर्ज कराया। काफी कमोशन हुआ मैं था किसी को उस छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कोई मुझे पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करेगा मेरी बात को रखने से, अपने लोगों के दर्द को, तकलीफ को रखने से, तो मैं फिर तरीके ढूंढ के लड़ूंगा। एंड करते हैं आज का जो मुद्दा जिस पे उससे आप। पहले हाँ, सॉरी। देश में 1950 में संविधान आया, जी। 52 से लगातार सरकारें बन रही हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप और हत्या होती है। वो अलग बात है कि जिनके साथ रेप हत्याएं होती हैं 90% उनमें से महिलाएं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी की होती हैं, एक अलग बात है, लेकिन वो भी महिलाएं होती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सरकारें मिलकर रोक क्यों नहीं पा रही? आर्मी है देश में, हम्म, अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, हम्म, आईटीबीपी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, इंटेलिजेंस है, एलआईयू है, पुलिस है, हम्म, सब कुछ है, सरकार है। देश में धर्म है, धर्म में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग महिलाओं को देवी का दर्जा है। फिर उस देवी को जब नोचा जाता है तो ये गूंगे बहरे नेता सरकारें बैठ के क्यों जो है हाथ पे हाथ रख के बैठती है? क्यों कोई कदम नहीं उठा पाती? कोई तो क्यों? बचाते भी हैं, रेपिस्ट को बचा कवर अप करते हैं, सवाल यही उनके है। साथ ही और काम ये करते सवाल हैं। सत्ता से नहीं है, ये पूरी व्यवस्था से सवाल है। स्टेट में जिनकी सरकारें, क्योंकि कई जगह पे सिर्फ सत्ता की सरकारें नहीं है, जी। इंडिया अलायंस से जुड़े लोगों की भी है, इंडिया अलायंस से बाहर के लोगों की भी है, और बीजेपी के लोगों की और एनडीए के लोगों की सरकार है। जी। सवाल ये है कि आप कुर्सी पे बैठ के नहीं कर पा रहे हो तो आपसे बड़ा कमजोर आदमी कौन है? मैं, मेरे पास कुर्सी और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तब ये पता लगता है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। लेकिन मेरे पास कुर्सी नहीं, मैं नहीं कर पा रहा, लोगों से सवाल कर रहा हूं, तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन आप आज सिस्टम में, पावर में आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज भी एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है, तो इस देश को माफी मांगनी चाहिए उन महिलाओं से, उनके परिवारों से, उन बच्चियों से। जब 2-2 साल, 4-4 साल, 10-10 साल के बच्चों को मार मार के नंगा करके घुमाया जा रहा है, जब मणिपुर हुए देश का कोई कोना हो। मैं पार्टी गाइडलाइन से ऊपर उठ के पूछना चाहता हूं, तो क्या इस देश को दर्द क्यों नहीं होता है? क्यों सड़कें जो हैं सूनी रहती है? क्यों आके सवाल नहीं खड़े होते? क्यों हम साल 2 साल में कभी निर्भया पे, कभी हाथरस पे, या कभी कोलकाता पे। कोलकाता की बेटी पे जागते हैं, हड़तालें होती हैं, तमाम चीजें, ये हर उस पे क्यों नहीं होता? ये हर इस पे इसलिए नहीं होता, शायद अभी भी इस देश में महिलाओं को भी जातियों के आधार पर नापा जाता है, वरना बहुत बड़ी कठिन कठिन घटनाएं होती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारें बैठ के कर क्या रही हैं? हम्म, तो फिर मैं अगर ऐसे लोगों को कमजोर ना कहूं, और इससे भी कड़वे शब्दों से ना कहूं, हम्म। डरपोक, निकम्मे, निठल्ले, बेगैरत लोग ना कहूं, तो क्या कहूं? औरतें तो थक गई हैं, गुस्सा कितना करें, एंग्विश, सैडनेस कितना रोए, औरतें थक गई हैं। क्योंकि हर 2 साल पे एक मूवमेंट होती है, हम्म। कुछ चेंजेस आती हैं और फिर बात वही की वही रह जाती है। अब क्योंकि जब सत्ता से जुड़े लोग हों तो सत्ता के लोग चुप रहते हैं। हाथरस में मैंने देखा, बीजेपी में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महिलाएं भी थी, मिनिस्टर भी थे, एक शब्द नहीं कह पाए। जब विपक्ष से जुड़े लोग होते तो सत्ता के लोग बड़े हमलावर हो जाते हैं, मुंह से एक शब्द जो है विपक्ष से कुछ नहीं निकलता। लेकिन सवाल ये है, क्या इस तरह से बेटियों को, महिलाओं को खेमे में बांट के आप मानते हैं देश सुरक्षित हो जाए? क्या दिल्ली सुरक्षित है? क्या हमने 1 तारीख को क्या देखा था, 1 जनवरी को दिल्ली में एक बेटी 12-14 किलोमीटर घसीटी गई?
गाड़ी के नीचे पुलिस सोती रही। यहाँ इस देश की राजधानी में ये होना चाहिए, इसका कितना बड़ा संदेश जाता है। देश, दुनिया भर की मीडिया यहाँ है, दुनिया भर की एम्बेसी यहाँ है। तो अगर हम मर ही गए हैं, कहना, एक संत ने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता, तो फिर मैं मरे हुए लोगों से क्या सवाल करूं। लेकिन जो जिंदा हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिस दिन आपके घर में, आपके घर तक ये आग आएगी, उस दिन आपको समझ आएगा, उस दिन आप ये रोकोगे, या उस दिन पार्टी हित में अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देख के आप लोग चुप रहोगे? इसका जवाब आपसे देश की जनता चाहती है, स्पेशली वो बेटियां चाहती है जिनसे आप चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे करते हो, जहां बिल्कुल। आप लंबे लंबे भाषण देते हो। वो बेटियां आपसे जानना चाहती है, क्या हिम्मत है तो आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है बड़े नेता जनता के बीच नहीं जाते, कहीं कोई बेटी हाथ फोड़ के ना पूछ ले कि जब ये दरिंदे मुझे न्योच रहे थे तो आप कहाँ थे? झूठी बातें करना बंद कीजिए। अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, शर्म कीजिए अपने ऊपर, और अपने आप को बहादुर कहना बंद कीजिए। जी। अंत में पूछूंगी, आपका जो प्रदर्शन, एक एजिटेशन है सुप्रीम कोर्ट यस। के ऑर्डर को लेकर, यस। उसके बारे में बात करनी चाहिए कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जो क्रीमी लेयर की भी जो बात हुई वो एक जज ने की, वो फाइनल ऑर्डर में गई नहीं, सब कोटास पे ऑर्डर आया, उसको लेके आप लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी एजिटेशन कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं आप? प्रोटेस्ट का फर्स्ट चरण खत्म हो गया, जी। हम लोग बात कर सकते हैं उस पर जरूर। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी क्या है? हम्म। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जहां गरीबों की पहुंच नहीं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि अमीरों को न्याय दिलाने का एक ऐसा स्थान जहां अमीर आके न्याय ले सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जुडिशरी ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया हो। हम्म। गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इतने पैसे खर्च होते हैं। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। लक्ष्मणपुर बात एक जगह है बिहार में, 50 दलितों का नरसंहार हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको आजीवन सजा कर दी, हाई कोर्ट ने उनको जो है बरी कर दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट वो आ नहीं सकते, क्योंकि उनकी हैसियत, जिन पर खाने को रोटी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं? बाकी किसी को उनका दर्द नहीं दिखाया गया, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने उनका सू मोटो लिया, क्योंकि 50 लोगों की जान कोई हैसियत नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, और संविधान प्रदत्त, जो संविधान के जो बनाने वाले लोग थे, उनके उद्देश्य क्या था उसको परिभाषित करना। संविधान का, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, कानून जी। बनाने की शक्ति पार्लियामेंट में। जी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के आगे बोना है। पार्लियामेंट बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर, प्रोवाइडेड की बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 है, हम्म। वो इतनी स्ट्रांग है, तो ताकतवर है कि, और उसमें जो है वो इतनी उसको शक्ति दी गई है कि उसमें अनुसूची 9 में जो चीज डाल दी जाएगी, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को छू नहीं सकता है। हम्म। बहुत लंबे समय से मांग रही है कि आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 9 यानी कि अनुसूची 9 में डाल दिया जाए, लेकिन किसी सरकार ने अभी ऐसा नहीं किया। तो जिस जज का जो मना था बैठकर उस पर अपनी विचार रख देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं कुछ कहने से पहले अपने आप से कहूं, जैसे मैंने एक सवाल खड़ा किया कि देश में तब तक एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम में, जब तक प्राइम मिनिस्टर से लेके नेता हो या अभिनेता हो, जिनको सरकारी सुरक्षा मिली है, किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, क्लास 1 का हो, क्लास 4 का, जी। चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जिनको सरकारी सुरक्षा मिली है, सुविधाएं मिली है, भत्ता मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, तो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं आ सकती। सरकारी अस्पताल में अच्छी शिक्षा, अच्छी जो है स्वास्थ्य सेवाएं तब तक नहीं आ सकती जब तक इसी पॉलिसी पे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से लेके और हर आदमी, जिसको नेता अभिनेता, जिसको सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है, भत्ता मिला है, घर मिला है, तनख्वाह मिल रही है, जब तक उनके बच्चे सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज नहीं होगा, या उनका इलाज नहीं होगा, नेताओं का, तब तक इसमें सुविधाएं नहीं आएंगी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए अपने यहां से। तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अपने यहां रिजर्वेशन नहीं होने दिया, वो रिजर्वेशन पर किस आधार पर टिप्पणी कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन है? आजादी के इतने दिनों बाद तक भी आपने अपने यहां रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों लागू किया? जब ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन की बात होती है तो आपके हाथ क्यों कांप जाते हैं? क्या वहां SC ST OBC या स्वर्ण जाति के उन बच्चों में जिनमें काबिलियत है उनको आने की इजाजत नहीं देंगे आप लोग?
पहले सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर जो है झांक के देखे और सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत अपने यहाँ करे, तब किसी और के बारे में टिप्पणी करे। जिनका दर्द आप नहीं जानते। भारत बहुत बड़ी विविधताओं से भरा देश है, और जब वहां उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जैसे कोई कमेटी बनती है, उस कमेटी में सोचिए नॉर्थ के लोगों साउथ के लोग, नॉर्थ साउथ पे बैठ के हम लोग फैसला दे दे, तो क्या सही हो सकता है? जब तक हम साउथ की संवेदनाओं को, भावनाओं को, वहां के भौगोलिक परिदृश्य को, वहां के हालातों को नहीं जानेंगे, मणिपुर का फैसला यहां बैठा दिल्ली में बैठा आदमी कर सकता है क्या कि मणिपुर को बिना देखे मणिपुर में क्या हालात है? जस्टिस गवाई जो है, जिन्होंने नहीं, क्रीमी लेयर एक की सेकंड, मैं टिप्पणी फिर की, आपसे कह रहा हूं, वो शेड्यूल कास्ट जज है। मैं फिर शेड्यूल कास्ट सिर्फ, अब मैं इसको ही समझा रहा हूं, इस शेड्यूल कास्ट सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होता है। शेड्यूल कास्ट का भी एक विस्तृत स्वरूप, इतनी जातियों को शेड्यूल कास्ट में कनेक्ट किया गया है, ये भी शायद जो है जस्टिस गवई साहब को, मुझे पता नहीं है भी या नहीं पता है। और जस्टिस गवई साहब जो है वो ये कहते हैं कि उन्हीं का ये टिप्पणी थी कि भाई एक बार जिसको मिल जाए उसको नहीं मिलना चाहिए। सोचे किसी को सफाई कर्मचारी में रिजर्वेशन मिल गया है, तो क्या उसके बच्चे को दोबारा अवसर नहीं मिलना चाहिए? कुछ भी कह दोगे और फिर आपके नीचे के जज उसको आधार मान लेंगे और फिर उस आधार पर काम होने लग जाएगा। ईडब्ल्यूएस जब दिया गया था तो ये सब जज कहां थे? क्या ईडब्ल्यूएस संविधान के आधार पर जायज है? क्या ईडब्ल्यूएस पे फैसला देने से पहले आंकड़े मंगाए गए थे? क्या सरकार के पास कोई ऐसी संस्था है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ईडब्ल्यूएस लागू हुआ हो? 10% आर्थिक आधार पे सवर्णों को रिजर्वेशन आपने दिया है, उनकी आबादी कितनी है आप पे आंकड़े हैं? उनकी आबादी के आधार पे क्या उनका प्रतित्व कम है? क्या शैक्षिक पिछड़ापन उनमें है? क्या सामाजिक पिछड़ापन, जाति के आधार पर भेदभाव सहते हैं? ऐसा क्या था कि आपने 10% उनको दिया? क्योंकि मैं फिर ये कहूंगा कि जब आपके घर के लोग बैठे होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके घर के हिसाब से फैसले होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, हमारा एजिटेशन, हमारा विरोध सिर्फ इसी बात पे नहीं है, हमारा विरोध इस बात पे है कि जब आप 10% ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दे सकते हैं, तो जिन जातियों को आप देने की बात करें तो 10% आरक्षण कोटा बढ़ा के उनको दे दीजिए। अभी तो आरक्षण आपने जो दिया है शेड्यूल कास्ट, मतलब पूरा ही नहीं 50% कैप को खत्म करें। ये जब 10% ईडब्ल्यूएस आया तो 50% कैप तो खत्म हो ही गई थी। खत्म हो गया, हाँ। तो 10% उनको बढ़ा के देने में क्या दिक्कत है? अगर उनके बच्चे आगे आ जाएंगे, मुझे दिक्कत, हमें क्यों दिक्कत होगी? वो हमारा परिवार है। ज्यादा क्या होगा, दो जहां पासी जाटव समाज के बच्चे आ रहे थे, पासवान के आ रहे थे, उनकी जगह पे दो वाल्मीकि के, नट के, बाजीगर के बच्चे आएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार की पॉलिसियां रही है इनको आगे लेके आने की? क्या कोई इकोनॉमिक कट ऑफ होना चाहिए? अब इकोनॉमिक कट ऑफ भी आप देखो ना, मैं यही कह रहा हूं, 8 लाख की सीमा आपने ईडब्ल्यूएस में लगाई, उसके बाद 8 लाख का मतलब अगर इसको करेंगे तो लगभग 60,000 रुपए महीना कमाने वाला परिवार, तो जो स्वर्ण जाति का परिवार 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, उनके बच्चों को इसका आप लाभ देते तो मैं इसको ईडब्ल्यूएस मानता। और मैं ये भी मानता जब ईडब्ल्यूएस में आप वास्तविकता में गरीबी के आधार पर ला रहे तो स्वर्ण जाति के बच्चों क्यों, फिर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के बच्चों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए था। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यहां तो जैसे आपने कहा, आज भी इतना काम करने के बाद आपने, आपके शब्दों में आपने मुझसे कहा कि क्या दलित पॉलिटिक्स जो है वो उसका स्वरूप बदल रहा है, तो आपने मेरी जाति के आधार पर मुझे आंका ना, मेरे कर्म के आधार पर नहीं आंका आपने। जैसे आपने जस्टिस गवई साहब को आंका, क्या कहा आपने मुझे? नहीं, पर वो तो जो ऐसा है ना कि जैसे मुझसे कोई बात करता है तो वो मेरे जर्नलिज्म के बारे में बात करते हैं, पर मेरे जेंडर के बारे में भी बात करते हैं। जेंडर, आप अपनी दलित आइडेंटिटी को डिसोन तो नहीं करते? मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं आपसे क्या, अब मेरी बात को आप सुनिए, जेंडर अलग विषय है। जैसे महिलाएं, सारी महिलाएं जो हैं वो जेंडर के आधार पे एक जेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन महिलाओं में भी मैंने आपको बताया कि एनसीआरबी का डाटा जो कहता है, फिर निर्भया पे कोलकाता की बेटी को इतना बड़ा, तो जब एग्री करते हो तो फिर ये भी आप जानो कि जब बीजेपी प्रचार करती है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया जी, दलित को हमने जो है, आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया, तो आप किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन आपकी कास्ट आइडेंटिटी नहीं बदलती है, ना ही आपका स्टेटस बदलता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जी कि जो आरक्षण का जो प्रावधान था, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन, अगर वो पूरा हो गया हो तो हम इस पे आगे बात करें। क्या देश से छुआछूत बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। जाति के आधार भेदभाव बंद हो गया? क्या अभी अंतर जातीय विवाह करने पे हमने गोरखपुर में जो देखा, जिस तरह से सार्वजनिक रूप से तलवारों चीर के उस बच्चे को मारा गया जिसने प्रकाश के बच्चे शादी की, और आज भी अगर कहीं भी इस तरह से कोई प्रेम विवाह करने का प्रयास किया जाता तो उस परिवार को क्या क्या नहीं सहना पड़ता, क्या क्या नहीं देखना पड़ता। ये तो सब आपके सामने और हमारे सामने है। आज भी ऑनर किलिंग देश में होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे एक बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत है। हमने ये तय किया अपनी तरफ से जी एज ए वर्कर ऑफ आजाद समाज पार्टी भीम जी आर्मी, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, कि वो लोगों को जिनको ये लगता है कि हमको मिलने वाला है, उनको, और जिनको लगता है उनका कुछ चला जाएगा, अभी हम उनके साथ बैठ के एक विस्तृत चर्चा करेंगे, इस पे जो है बात करेंगे। जी और क्योंकि हमें सरकार की नीयत में खोट है, हम्म हमें सुप्रीम कोर्ट की नीयत में भी खोट है, क्योंकि जब लेटरल एंट्री होती है तो सुप्रीम कोर्ट मुंह बंद करके बैठा रहता है। जब ईडब्ल्यूएस आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका समर्थन किया। जब आउटसोर्सिंग होती है, निजीकरण होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। जब संविदा आती है तो संविदा के जरिए फिर अपने लोगों को परमानेंट किया, तब ये सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रमोशन से लेके हर चीज पे चुप रहता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को के उन फैसलों को जो वंचित वर्ग के लिए, देखे 52% पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या थी, जी लेकिन उनको 27% रिजर्वेशन दिया गया। तो जब हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हमारे साथ जो है खेल करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर क्यों ना सवाल खड़े करें। और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले वापस नहीं हुए? 2 अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं लिया क्या? दिल्ली में जब गुरुगढ़ टूटा तो फैसला वापस नहीं लिया क्या? तो सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने फैसला वापस क्यों लिया? क्योंकि आपने बिना आंकड़े जुटाए आपने कोई ऑर्डर कर दिया और बाद में आपको एहसास हुआ, फिर आपको उसको बैक करना पड़ा। तो क्या सरकार के पास आंकड़े हैं? जाति जनगणना 2011 में हुई नहीं, तो बेसिकली हम वी आर बैक टू 2021 में जाति जनगणना तो हुई नहीं। कास्ट सेंसस यस, की कास्ट जरूरत। सेंसस कीजिए, बैकलॉग पूरा भरिए, जातिगत जनगणना होने के बाद आर्थिक आंकड़े जारी कीजिए, उसके बाद अगर किसी को नहीं मिला है तो उनको देने का काम कीजिए, आरक्षण की सीमा बढ़ाइए और संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू कीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। और 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, जी 2% में लड़ा रहे हो सबको आपस में, और 98% प्राइवेट सेक्टर जहां पे चहीते लोग बैठे हैं, उनमें भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दीजिए। ऐसे भी हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी मेहनत भी हम लोग करते हैं, मजदूरी भी हम लोग करते हैं, उससे जो माल बनता है उसको खरीदते भी हम लोग हैं, टैक्स भी हम देते हैं। तो उसमें पैसा भी हमारा ही लगता है, जो बैंकों के द्वारा लगता है, वो हमारी मेहनत का पैसा है, तो हमारी हिस्सेदारी उसमें भी होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. भी, और मेरी मंगल कामनाएं आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु। धन्यवाद।